हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप का ब्लॉक नंबर 3 आज हम करेंगे, जिसके अंदर 3-4 जो भी यूनिट्स हैं वो उसको आज वन शॉट खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है और मुझे जल्दी से जल्दी आप लोगों को वन शॉट करवाना है। ये ब्लॉक नंबर 3 है। इसके बाद आपका ब्लॉक नंबर 4 आएगा जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी किताब। 2 ब्लॉक मैं करवा चुकी हूँ, ये थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक आएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद वन शॉट आ जाएगी और वो आपको कर लेनी है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंच गए हैं, आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोड वाइज नहीं मिलता तो आप सब्जेक्ट का नाम डाल के भी चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं अपलोड कर रही हूँ टाइमली, ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले आपको सारी वीडियोस मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम। और हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है सेलिंग प्रोसेस है, ठीक है। टॉपिक भी है हम लोगों का सेल्स प्रोसेस, ठीक है। तो नाम से ही हम पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं तो हमें इजी होगा हमें टॉपिक को समझना। सेलिंग प्रोसेस क्या होता है? सेलिंग का मतलब क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को जब सेल आउट करते हो, बेचते हो, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। यानी कि यहाँ पे सेल प्रोसेस की एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो मिल जाएंगे, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। सेल प्रोसेस जो है, sale process is defined as a sequential step that a sale person perform over a sales cycle to convert a prospect into a customer। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेल प्रोसेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को जब हम सेल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं, लेट सपोज हम पेन की बात करें या फिर हम किसी भी बॉल की बात करें या फिर टेबल, कुछ भी हम एग्जांपल इसके अंदर XYZ ले सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं, प्रोसेस जो उसमें लगता है तो वही हमारा सेल्स प्रोसेस कहलाता है कि आपने सेल करी, उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, दैट इज द सेल प्रोसेस। सेल प्रोसेस को हम डिफाइन ये करते हैं, एक सीक्वेंटल स्टेप होता है। यानी कि ये नहीं है कि हमारे को रातों रात मन कर गया कि हम किसी प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं। लेट सपोज मैं अपने घर में 10 पेन लेकर आ गई और मैंने सोचा कल मैं इसको सेल आउट करूंगी, तो क्या मैं इसको बेच पाऊंगी? इतनी आसानी से नहीं बिकती चीजें, क्योंकि प्रॉपर एक सेटअप होता है, ठीक है। आप दुकान खोल के बैठोगे, फिर आपने अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करोगे, प्राइसिंग है, बहुत सारी चीजें आती है, राइट। तो इसी तरीके से सेल करने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक सिक्वेंटल स्टेप होता है दैट द सेल पर्सन परफॉर्म, जो कि यहाँ पे सेल पर्सन को परफॉर्म करना पड़ता है। यानी सेल पर्सन वही व्यक्ति है जो कि सेल्स कर पाता है, और सेल्स करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सेल पर्सन अपने आप में ही एक बहुत टैलेंटेड पर्सन होता है, क्योंकि वो टैलेंटेड तभी बन पाता है जब वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे खासे तरीके से बेच पाता है और परफॉर्म, उसकी जो एक्टिविटी है वो सेल साइकिल जो है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट अ प्रोस्पेक्ट इनटू अ कस्टमर। कस्टमर भी बार बार जब आता है, रिपीटली तभी आता है जब आपको अच्छे से उसको प्रोडक्ट को अच्छे से शो किया, उसके बारे में, यूटिलिटी के बारे में बताया, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई और आपने एक अच्छा प्रोडक्ट उसको सेल आउट किया। तो ये सारे स्टेप उसके अंदर आते हैं। बेनिफिट्स क्या रहते हैं सेल प्रोसेस के, कि अगर आप सेल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके बेनिफिट्स भी आपको पता होने चाहिए। यानी सेल्स जो प्रोसेस होता है उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला है डेवलप अंडरस्टैंडिंग विद द प्रोस्पेक्ट, कि आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो कस्टमर के साथ, है ना। मैं लेट सपोज एग्जांपल लेती हूँ कि आप किसी से भी प्रोडक्ट लेकर आते हो, अगर वो आपसे अच्छी डील करता है, आपकी चीजों को समझता है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो वो उसके बदले एक्सचेंज करके दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। एक सेल प्रोसेस का बेनिफिट है ये। दूसरा आता है फोरकास्ट एक्यूरेट नंबर। आप अपने एक्यूरेट नंबर को फोरकास्ट कर पाते हो, पहले से ही देख पाते हो कि कितनी फोरकास्टिंग हो रही है, ठीक है। तो एक्यूरेट नंबर पता चल जाते हैं कि अब देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। अब होता क्या है, एक सेल पर्सन जो होता है जब वो धीरे धीरे काम करने लगता है तो उसको ऑटोमेटिकली चीजें पता लगने लगती है कि हाँ भाई मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, हाँ मैं इस प्रोडक्ट को बेच लूंगा। जब नया नया मार्केट में आता है तो उसको थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेंड होता है सेल के प्रोसेस के अंदर, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो अपने नंबर्स को भी फोरकास्ट कर पाता है। तीसरा, अलाउ टू स्पीड ऑफ द सेल, स्पीड अप द सेल्स, ठीक है। देखो भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि सेल पर्सन के अकॉर्डिंगली अगर हम सोचे तो सेल पर्सन अपने आप में ही एक टैलेंटेड, जैसे मैंने बताया, पर्सन रहता है। तो उसकी सेल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी सेल्स कर पाता है। सेल्स तो वो तभी कर पाएगा जब चीजों को अच्छे से डिस्प्ले करेगा, यूटिलिटी बताएगा, उसके फीचर्स बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग लेके चलेगा।
तो यानी कि सेल्स होगी वो बहुत स्पीडली होगी, ठीक है। हेल्प टू इम्प्लीमेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली, और इसमें कुछ ना कुछ ये मदद करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो होती है उसको इफेक्टिवली अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। सो ये इस तरीके से था। उसके बाद मैं बताती हूँ सेलिंग का क्या प्रोसेस है, ठीक है। सो मेन यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट्स में लिख भी दिया है शॉर्टकट, जो आप अपने एग्जाम्स में लिख भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, देखो सेलिंग प्रोसेस का ये स्टेप है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सेल पर्सन को ना ये वाले स्टेप ना फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वो ये स्टेप फॉलो करेगा तो ही समझ लेना वो एक प्रॉपर सेलिंग प्रोसेस कर पा रहा है, यानी कि वो सेल्स प्रोसेस कर पा रहा है। तो यानी कि सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड आता है प्री अप्रोच, थर्ड आता है अप्रोच, फोर्थ आता है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फिफ्थ आता है आप लोगों का हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, एंड सिक्स्थ आता है क्लोजिंग द सेल, एंड सेवेंथ आता है आफ्टर सेल सर्विस, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं फॉलो अप मेंटेनेंस, ठीक है। तो कुछ बुक में फॉलो अप मेंटेनेंस लिखा हुआ है और कुछ बुक के अंदर आफ्टर सेल सर्विस लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ राजवीर है, अगर इसको सेल्स करनी है तो उसको ये सारे स्टेप जो है ना फॉलो अप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं इससे हटके थोड़ा एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। जैसे हम मार्केट वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स पर्सन या सेल वुमेन जो है हमें दिखाई देती है और बोलते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ले लो मैम, आपका काम का है, या फिर आपके बाय वन गेट वन है, फ्री है, ऑफर है, काफी चीजें बताती है। बट हम कभी कभी सुनते हैं आधा इग्नोर मार देते हैं, क्योंकि हमारी जो माइंड में जो उनकी मेंटालिटी जो बनी हुई है वो यही है कि ठीक है इनका प्रोडक्ट तो ऐसे ही होगा, ठीक है पीछे पीछे आ जाएंगे अगर कम भी कराएंगे या फिर महंगा दे रहे हैं, वट जो भी हम लोग उनके बारे में सोचते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रही, बट स्टिल ये मेंटालिटी थोड़ी बनी हुई है हमारे माइंड में। सो आप सोचेंगे ये वाला टॉपिक क्यों आया, तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ ये वाला टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि आप सोचो, जब भी हम सेल्स उन्होंने हमारे को कोई प्रोडक्ट लेट सपोज बेच दिया, क्या हमने उनके बारे में इतना कुछ सोचा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, प्रोडक्ट की फीचर्स बताए हैं, और वो कितनों से उनको रिजेक्शंस मिलती हैं, कितना उन्हें सुनने को मिलता है, ये सारी चीजें कभी हमने गहराई में सोची ही नहीं। बस हम तो बस क्या करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है कि हमें प्रोडक्ट पसंद है, कम दाम में मिल रहा है सेल पर्सन से तो हम ले लेते हैं, लेकिन कभी हमने इतनी गहराई में नहीं जाके सोचा। ये टॉपिक थोड़ी सी मैं आप लोगों को इलेबोरेट करके समझा रही हूँ डेली लाइफ का एग्जांपल से रिलेट करके, ताकि आपको टॉपिक ना बोझ ना लगे, इजीली समझ में आए, इसलिए समझा रही हूँ आप लोगों को। तो हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होता उस चीज पे, लेकिन जब हम ये वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं ना, लाइक देख सकते हो आप स्टेप ऑफ सेल्स प्रोसेस है, तो अब हमें समझ में आएगा कि भाई सच में सेल पर्सन को क्या क्या नहीं करना पड़ता। वैसे तो सारे स्टेप्स होते हैं और हम अगर एनालाइज करें ना तो हमें समझ तो आ जाएंगे, लेकिन उनको अलग अलग नाम भी दे रखा है। जैसे सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग का, यानी कि ये जो राजवीर पर्सन है ना, ये यहाँ पे क्या इसका काम है, सबसे पहला स्टेप ये करेगा प्रोस्पेक्टिंग का, यानी कि प्रोडक्ट की पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि यहाँ पर ना सेल पर्सन जो है ना वो कस्टमर को क्या कर रहा है, एक तरीके से अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के लिए इतने सारे स्टेप कर रहा है, भाई वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तभी तो इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा, है कि नहीं। आप ये सोचो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। आप मैकडोनल्ड्स, क्या वहां पे क्या सेल्स पर्सन खड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है कि सेल्स पर्सन जो है या फिर आपके घर घर में जा जाके बोलते हैं कि नहीं भाई आज मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा लो, आज फ्रेंच फ्राइज खा लो, आज हमारा ये कॉम्बो मील ले लो, क्या बोलते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि जो जो नई नई कंपनीज आ रही हैं या फिर जो नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ रहा है, तो उस तरीके से जो सेल पर्सन की मैं अगर बात करूं तो वो कस्टमर को किस तरीके से अप्रोच कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग का, कि यहाँ पे सेल पर्सन यानी कि जो राजवीर है, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो इजीली समझ आएगा। जैसे यहाँ राजवीर है, राजवीर को एग्जैक्ट यहाँ पर कस्टमर की ना, बायर की ना राइट बायर ढूंढना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग डील करते हैं, जैसे राजवीर का लेट सपोज जो भी काम है वो रिलेटेड टू स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो वो अपना राइट बायर ढूंढेगा, ठीक है। क्या ढूंढेगा? राइट बायर, क्योंकि राइट बायर होगा तभी तो वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा। मान लो कि वो उस प्रोडक्ट में डील करता है और दूसरे बंदे को वो सामान चाहिए ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ना मेहनत करने का। तो इसीलिए हमें सबसे पहला काम ये होता है प्रोस्पेक्टिंग का, प्रोडक्ट की मतलब कस्टमर की नीड जानो कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं चाहिए। रिसर्च कीजिए, काफी सारी रिसर्च करने के होती है इसके अंदर, और राइट बायर ढूंढना पड़ता है, तो वो प्रोस्पेक्टिंग होता है। एंड सेकंड वन होता है प्री अप्रोच। जैसे ही आपको अपना एग्जैक्ट बायर पता चल जाता है, एग्जैक्ट क्लाइंट पता चल जाता है, यानी कि राजवीर का एग्जांपल ले लो या कोई भी सेल पर्सन का ले लो, तो उसमें वो बाइंग के स्टाइल्स हो गए, पर्सनल नीड्स क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो उसका इतना बजट है सामान को लेने का,
नहीं है, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। ये सारी की सारी चीजें प्री अप्रोच में आती है, जो कि बात करने से, कस्टमर के, बायर के बात करने से ही सेल पर्सन को पता लगती है। ठीक है। थर्ड आता है अप्रोच करना, यानी कि एक पर्सनल कनेक्शन बनाना। जब आप यहां तक पहुंच गए थे, यानी कि आपने उसकी ऑक्यूपेशन भी जान ली, उसका बजट भी जान लिया, ठीक है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है नहीं है, कौन सा कलर चाहता है या कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, कितने केजी का चाहता है, मतलब हर एक चीज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई है, तो उसके बाद हम उसको अप्रोच करेंगे। यानी कि कौन अप्रोच करेगा? सेल पर्सन करेगा। यानी कि पर्सनल कनेक्शन बनाना, यानी कस्टमर के बेनिफिट्स बताना कि भाई ये आप ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। रेफरल अप्रोच वगैरह हो गई। ठीक है। तो ये सारी चीजें अप्रोच में आती है, ताकि जो कस्टमर है, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, उसको बेनिफिट्स कहीं ना कहीं पता लगे, तभी तो वो ज्यादा सोचता है ना सामान लेने की। अगर हम नॉर्मल सा बोल दें कि नहीं ये प्रोडक्ट है इतने रुपए का, तो कोई भी नहीं खरीदेगा। यहाँ तो बात सेल पर्सन की हो रही है, यहाँ पे ब्रांड की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सेल पर्सन की, जो अपने प्रोडक्ट को अपनी मेहनत से बेच रहा है। ठीक है। सो फोर्थ आता है सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। देखो, प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है आप उस प्रोडक्ट का डेमो, डेमो से आप याद रखो कि आप उस प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, उसके फीचर, क्वालिटी, कलर, साइज। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ मैं बाइक और कार का। ठीक है। जैसे लेट सपोज किसी को बाइक वगैरह लेनी है या कार वगैरह लेनी है, जैसे थार हो गई, मर्सिडीज या वट कोई भी गाड़ी लेनी है, तो वहां पे ट्रायल बेसिस पे होता है कि आप जो है उसको टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, चला के भी देख सकते हो। ठीक है। माइलेज वगैरह पूछते हो, बहुत सारी चीजें पूछते हो। ठीक है। तो ये किस में आ गया आप लोगों का? यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन में आता है कि आपको डेमो भी दिखाया जा रहा है और साथ में आपको चीजों को प्रेजेंट भी किया जा रहा है। देन आफ्टर फिफ्थ वाला आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, यानी कि आप जो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अब मान लो कि किसी, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ गाड़ी का। अब किसी पर्सन को यहाँ पे गाड़ी जो थी, सबसे पहले यहाँ पे सेल पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर पहले वाले प्रोडक्ट, पहले वाले स्टेप के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पे रिसर्च, पहले बायर को ढूंढा जा रहा था कि कौन से बंदे को गाड़ी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, उसको सारी चीजें बता दी, फिर उसको अप्रोच भी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे उसको डेमो देने के लिए भी दिखा दिया कि ऐसे ऐसे हो, चला सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, सारा कुछ बता दिया। उसके बाद उसके बायर के, क्लाइंट के माइंड में भी तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे ना, तो वो वही वाला पॉइंट है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, यानी कि सेल पर्सन उसके डाउट्स को क्लियर करेगा। जो भी उसके माइंड में चीजें आ रही हैं, जैसे कि अगर उसको लोन लेना है, कार लोन लेना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वो चाहता है, तो वो उसके डाउट सारे क्लियर करेगा। फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग द सेल। क्लोजिंग द सेल में क्या होता है कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, नेगोशिएशन वगैरह जो होती है वो यहाँ हो सकती है कि हाँ भाई, अगर वो क्लाइंट बोल रहा है कि थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा या वट जो भी है, नेगोशिएशन यहाँ पे हो जाती है, प्राइस कम बढ़ती ज्यादा हो जाता है। ठीक है। वारंटी, अदर बेनिफिट्स वगैरह बताए जाते हैं, यहाँ पे सेल क्लोज हो जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है, जो बिल्कुल लास्ट है, जिसको हम फॉलो अप मेंटेनेंस या फिर आफ्टर सेल सर्विस भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर कुछ फर्दर रह भी जाती है ना चीजें, डाउट के लिए या कोई छोटी मोटी चीजों के लिए, तो वो यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है सेल पर्सन के द्वारा, ताकि वो बिजनेस जो है वो उसको बार बार दे। क्योंकि बार बार बिजनेस तो तभी मिलेगा ना जब उसको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उसके डाउट क्लियर होने के बावजूद भी अगर उसको कोई डाउट आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, वो भी अगर उसकी सॉल्व हो जाती है, तो दैट मीन्स वो उसका बार बार रिपीट बिजनेस उसको देगा सेल पर्सन को, राइट। तो इस तरीके से मैंने काफी अच्छे से समझाया था, और ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में भी कराया आप लोगों को। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कौन कौन से एसेंशियल ऑफ अ गुड सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं कि गुड सेल्स, यानी कि अगर हमें अच्छी सेल्स प्रेजेंटेशन दिखानी है, किसी चीज का डेमो दिखाना है, तो क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं। पैकेजिंग इज नोन एज द साइलेंट सेलमैन, यानी कि पैकेजिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी बेच पाओगे, सेल कर पाओगे। सेल पर्सन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड ही शुड हैव थ्रू नॉलेज। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सेल पर्सन को ना नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी जितनी ज्यादा नॉलेज होगी ना, वो सेल्स फटाफट से कर लेगा, क्योंकि उसको पता है, जब वो धीरे धीरे सेल्स करने लगता है, तो उसको ये पता लगने लगता है कि जो क्लाइंट है वो किस पॉइंट पे आके प्रोडक्ट को जल्दी फाइनलाइज कर पाएगा। ये तभी होता है, ये एक्सपीरियंस के द्वारा ही होता है। लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना इसलिए भी मैंडेटरी रहता है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है वो किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर आपको उसका आंसर नहीं आता हो, तो वो सोचेंगे कि इनको खुद तो पता नहीं है, हमें क्या ही प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो दिक्कत हो सकती है। फिर सेल पर्सन शुड नेवर कंपेयर हिज कंपनी प्रोडक्ट विद द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट।
बोला जाता है कि जो सेल पर्सन है उसको कंपेयर नहीं करना, उसकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको अपने कॉम्पिटेटर के प्रोडक्ट से कंपेयर कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो ये पॉइंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो दूसरे प्रोडक्ट को देखता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती रहेंगी, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, सेल्स नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से जो है कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है टूल एंड टेक्निक ऑफ सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। कौन अब आता है टूल एंड टेक्निक ऑफ सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कौन कौन से टूल एंड टेक्निक हैं जब आप सेल करते हो तो आपको चीजों को प्रेजेंट भी करना पड़ता है और डेमो भी दिखाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें करने के लिए आपको कुछ टेक्निक और टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करोगे। टेलीफोन प्रेजेंटेशन होती है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा होती है, एक प्रोजेक्टर के द्वारा होती है, ठीक है, ये अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है स्टेप इन्वॉल्व इन सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जब आप सेल प्रेजेंटेशन की बात करते हो और डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हो। सबसे पहले तो बात आती है अट्रैक्टिंग अटेंशन, राइट, कि आपको अटेंशन को ही अट्रैक्ट करना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या करना है, लेकर आना है, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को देखे। आप देखते हो कि जब मार्केट में नया कोई प्रोडक्ट आता है तो कितनी ज्यादा बढ़िया पैकेजिंग होती है, प्राइस कम होता है, ठीक है, बाय वन गेट वन होता है, कुछ नए ऑफर्स होते हैं, स्क्रैच कार्ड वाला आप देखते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दिमाग लगाया जाता है, जिससे कि पब्लिक की अटेंशन हमारे तक आए और हम उस चीज को, सेल को प्रेजेंट कर पाए। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, आपको अपने बायर को ना इंटरेस्ट को क्रिएट करना होता है, राइट, क्योंकि आप अपने बायर को जब तक इंटरेस्ट नहीं जगाओगे, उसके अंदर क्रिएट नहीं करोगे, आप अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाओगे, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पर आप लोगों का बिल्ड जो होता है, ट्रस्ट को बिल्ड करना, जिसका यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अराउजिंग डिजायर, यानी कि आपको ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते तो आपकी बात नहीं बनेगी, ठीक है। एक इंसान को ट्रस्ट दिलवाना जरूरी होता है जब वो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट लेता है, जब उसका ट्रस्ट बन जाता है तो बार बार वो आपको खुद ही फोन करके आपका प्रोडक्ट मांगेगा, ठीक है। भले ही अगर उसको कम प्राइस कहीं और भी मिल रहा होगा और उसने वो यूज भी किया होगा, तब भी अगर अच्छा नहीं निकला तो वो दोबारा आप ही को याद करेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आप अच्छे से डील करते हो, अच्छे से अटेंशन देते हो। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप है ये, ठीक है। बिल्डिंग कन्विक्शन, यानी कि एक कनेक्शन बिठाना आपको किसके साथ, किसका कनेक्शन, बायर एंड सेलर का जो कनेक्शन है वो मैंडेटरी होता है। अगर ये बेस्ट होता है तो जल्दी से जल्दी सेल्स हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप ऑफ सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन के क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहला आता है कैनेंट प्रेजेंटेशन, सेकंड आता है ऑर्गेनाइज एंड थर्ड आता है टेलर्ड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वाले के अंदर कैनेट प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, डिजाइन बाय एक्सपीरियंस पीपल, प्रिंटेड और ऑडियो फॉर्म, यानी कि ये जो होता है एक्सपीरियंस पीपल के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है और ये ऑडियो फॉर्म या प्रिंटेड फॉर्म में ही होता है, और ये इस्तेमाल भी सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर ही कर पाते हैं। सेकंड आता है ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही सेल पर्सन को यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है, और वो अपने एक्सपीरियंस को और अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से ही चीजों को बता पाता है, प्रेजेंट कर पाता है, लेकिन कंपनी की गाइडलाइंस को अपने नजर में रखते हुए ही वो चीजों को क्या करता है, प्रेजेंट करता है, यानी कि ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेशन। थर्ड आता है आपका टेलर्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें एक स्पेसिफिक नीड को फुलफिल किया जाता है, यानी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नीड है किसी की, उसको पूरा करेंगे तो टेलर्ड प्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब बात ये आती है डेमोन्स्ट्रेशन का, वैसे मतलब बता देता, एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बोला वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, क्वालिटी, सर्विस, उसके बारे में डेमो दे रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, आपने उसको चला के दिखा दिया, ठीक है, कि हाँ यहाँ से ऑन होती है, इस तरीके की, इतने आप कपड़े वॉश कर सकते हो, इतने टाइम पे ये बटन्स हैं। तो आपने इसको सारा कुछ बताया, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी सर्विस, उसकी यूटिलिटी, सब कुछ बताया। दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट पे आते हैं सेल प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो मैंने भाई ये शॉर्ट मतलब फ्लो चार्ट की मदद से समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आप बुक खोलोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, और इतना टाइम होता नहीं है। फ्लो चार्ट्स पेपर में जरूर बनाने हैं, जैसे कि मैं बनाती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मिलती है और आपको समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं फ्लो चार्ट की मदद से आप लोगों को समझाती हूँ। सेल प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज में सबसे पहला आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, सेकेंड इज कंसल्टिव सेलिंग स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड इज आइडा स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज प्रोफेशनल सेलिंग स्ट्रैटेजी, एंड फिफ्थ वन इज डेप्थ सेलिंग स्ट्रैटेजी।
ठीक है, तो अब आओ इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, मैं जैसे जैसे समझा रही हूँ ना, इसको बस आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन भी करोगे तब भी चलेगा, और एग्जांपल जो जो मैं बताती हूँ वो आप डालोगे तो आराम से आधा आधा पेज आराम का भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिन्होंने नोट्स लेने हैं वो ले सकते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो जाता है, क्योंकि नाम से भी क्लियर है यहाँ पर सेल्स प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी की, कि आप जब सेल्स को सेल करने के लिए जो चीजों को आप प्रेजेंट करते हैं, सेल प्रेजेंटेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, तो वही है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सेकंड होता है कंसल्टिव। कंसल्टिव नाम से भी क्लियर है कि यहाँ पे आप जो है सेल पर्सन जो है बेसिकली टॉकटेटिव हो जाता है, बातें बातें करता है, थोड़ी सी बातें करनी पड़ती हैं ताकि चीजें समझ में आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, क्योंकि आप किसी की समस्या नहीं सुलझाओगे। 2-3 जैसे हम किसी को जब हम सेल करते हैं तो हम बोलते हैं ना, हाँ हमने वो प्रोडक्ट आपके रिलेटिव को सेल किया था या आपके नेबर को किया था, उनको बहुत अच्छा लगा, तो ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली टॉकटेटिव में आ जाती है कि हाँ भाई, हाँ ये सारे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो बातें हो ही जाती हैं। आइदर स्ट्रैटेजी में क्या आता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, यानी कि ये स्ट्रैटेजी के अंदर आप चीजों मतलब प्रोडक्ट को लेके अटेंशन भी दे रहे हो, उसके मन में इंटरेस्ट भी जगा रहे हो कि भाई देखो बहुत फायदेमंद है, एक बार लोगे तो दोबारा प्रोडक्ट के लिए बुलाओगे मुझे या हमारा प्रोडक्ट मंगवाओगे। डिजायर रहती है, एक्शन होता है, ये हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो अप होती है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल सेलिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर जो सेल पर्सन होता है बिल्कुल प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल में क्या आता है कि भाई उसको काफी हद तक नॉलेज होती है, पर्सनालिटी अलग ही दिख रही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल सेलिंग स्ट्रैटेजी में आती है। डेप्थ सेलिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, इसमें बहुत गहराई के अंदर स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सेल करने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वो जो कि अलग ही नजर आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, बस ये खत्म ही होने वाला है। जो आपका यूनिट नंबर 10 कंक्लूडिंग सेल है, नाम से ही समझ पा रहा है, सेल्स को आप यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो, यानी कंक्लूडिंग सेल्स है। मैंने छोटी छोटी टर्म को ना मतलब के हिसाब से भी थोड़ा समझाती हूँ, ताकि ना आप पेपर में भूल भी जाओ तो भी आप बना के एटलीस्ट लिख सको, क्योंकि टॉपिक यार इतने सारे हैं, सब्जेक्ट इतने सारे हैं, मतलब आप भी क्या करोगे, सच में बहुत सिलेबस है। Once the salesperson has demonstrated the product and handled sale objection, then finally the salesperson should close the sales at the right time। ये हमने पीछे ही बात पढ़ी थी अभी, जब हम सेल्स का टॉपिक स्टेप्स पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे बताया गया कि जब सेल पर्सन जो है डेमोन्स्ट्रेशन द प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट का डेमो वगैरह दे देता है, सेल्स वगैरह ऑब्जेक्शन मतलब उसके डाउट वगैरह भी कस्टमर के क्लियर कर देता है, फाइनली सेल पर्सन जो होता है वो सेल्स को क्लोज कर देता है सही टाइम पे। और तभी सही टाइम पे करेगा तभी तो सेल करेगा ना, मतलब सही टाइम पे नहीं करेगा, उसी टाइम पे मान लो सब कुछ हो गया। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, कंक्लूडिंग सेल का ही यही टॉपिक है, ये मेरा अलग से हटके एग्जांपल है। कि मान लो सारी चीजें हो गई, आप पर्सन ने डेमो भी देख लिया, ठीक है, खुद भी मान लो गाड़ी चला के भी देख ली, ठीक है, आपने उसके डाउट भी क्लियर कर दिए, फिर अगर वो गाड़ी भी ना खरीदे, आपका कितने उसने दिन वेस्ट करा दिए, सारी इंक्वायरी भी कर ली, और जब उसको खरीदने का टाइम था तब आप नहीं आगे आए, या फिर आपने उससे अच्छे से बात नहीं करी गुस्से में, या वट कुछ ऐसा पॉइंट हो गया, तो कोई फायदा नहीं है। तो यानी सही टाइम पे ही क्लोज करना, तो ये आपकी सेल्स कंक्लूड में आता है। ठीक है, नो अबाउट द सेल पर्सन एफिशिएंसी। ठीक है, हाउ मेनी प्रोडक्ट सेल, यानी कि सेल्स कंक्लूड के अंदर ना हम यहाँ पे अभी तक काफी सारी चीजें पढ़ रहे थे कि सेल पर्सन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो सेल अच्छे से कर पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आया है कि हमें सेल पर्सन की एफिशिएंसी भी जाननी पड़ती है। अब एक बात बताओ, एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने बहुत सारे जो है यहाँ पे सेल पर्सन रख रहे हैं, जिसका नाम है सोनू ले लो, गोलू ले लो, ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे अगर सेल पर्सन रखे हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। अगर हम उनकी एफिशिएंसी नहीं देखेंगे तो भाई कंपनी का तो काम हो गया, फिर तो वो प्रॉफिट कमा लिया, कैसे कमाएगी कंपनी का मालिक, तो जाके सामान नहीं बेचेगा ना, वो तो सेल पर्सन इसीलिए हायर कर रहा है ताकि आपका प्रोडक्ट यानी कंपनी का प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बिके। और एफिशिएंसी भी चेक करनी पड़ती है सेल्स पर्सन की, हाउ मेनी प्रोडक्ट सेल की, उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर पर्सन ने, जैसे सोनू ने कितनी सेल करी, गोलू ने कितनी सेल करी, क्या उसने पहले से सेल बढ़ाई, क्या उसने अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया, या वो सेल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कंक्लूडिंग सेल्स के अंदर आती है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी कंपनी का, मान लो ये कंपनी है जिसने कंपनी ने 10 प्रोडक्ट बेच दिए, ठीक है, तो हमारा ध्यान 10 प्रोडक्ट की तरफ ही रहेगा, फिर या फिर इन पे भी ध्यान जाएगा कि ये जो लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी एफिशिएंसी में कुछ बदलाव आया है, क्या उनको नॉलेज उनकी अपडेट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ेगी। समझ पा रहे हो आप लोग। तो यानी कि ट्रायल क्लोजेस, अब आता है ट्रायल क्लोजेस, ये छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं। चेक द बायर नीड और नॉट, यानी कि बायर की नीड को चेक करना कि उसको उस प्रोडक्ट की नीड है, जरूरत है या नहीं है, तो वो ट्रायल क्लोजेस होता है, नाम से भी क्लियर है। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक में क्या होता है, चॉइस क्लोज, ठीक है,
बाय और नॉट आस्किंग विद बायर, यानी हम बायर से पूछते हैं भाई तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, लेना चाहते भी हो या नहीं, या फिर हमारा ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब ऐसे तो ज्यादा नहीं बोल पाते सेल पर्सन, लेकिन स्टिल मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे वही यही हो रहा है। सेल क्लोजिंग टेक्निक यही है कि आपको सेल को क्लोज करने की टेक्निक लगानी पड़ती है, और वो यही है, आप पूछोगे एक दो बार, हाँ भाई मैम लेना है नहीं लेना, सर आप लोगे ना प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें आती है। माइनर पॉइंट्स क्लोज होता है, जैसे कि आफ्टर इन्फॉर्मेशन बायर बाय और नॉट, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही पूछा जाता है कि क्या आप प्रोडक्ट मैम खरीदेंगे। अब तो मैंने आपको इसके फीचर्स वगैरह सारे बता दिया, अगर आप लेना चाहते हो तो आप बता दीजिएगा, तो बाय करोगे या आप नहीं करोगे, तो ये सारे माइनर पॉइंट्स क्लोज में आता है। उसके बाद आता है अजम्पटिव क्लोज, जैसे कि सेल पर्सन एनालाइज करता है, अब वो अपना ही एनालाइजेशन करता है कि ये प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, लाइक हमें सूट वगैरह खरीदना है या कोई टॉप जीन्स कुछ भी खरीदना है, तो आपको पता है कि जो वहां पे उन्होंने सेल्स पर्सन रख रखे होते हैं, जो सामान को दिखा रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, वो अगर कई सालों से दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, मतलब इतना टैलेंट आ जाता है उनके अंदर, उनको ये तक पता चल जाता है पर्सन को देख करके ही, एक दो बातों से ही वो जज करने लगते हैं कि ये प्रोडक्ट लगता नहीं है खरीदेंगे। जिनका लगता है उनको वो और पीसेस दिखाते हैं कि पता है कि चलो ठीक है थोड़ा टाइम वेस्ट होगा तो चलो कोई नहीं, प्रोडक्ट तो लेके जाएंगे। जिनका लगता नहीं है तो वो उन लोगों को साफ पहले से ही एक दो प्रोडक्ट दिखा के मना कर देते हैं, या फिर उनसे पूछ लेते हैं कि मैडम आपने लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो वहीं पे एनालाइजेशन जब आती है वो सेल पर्सन कर लेता है। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लोज, जिसमें फेवरेबल रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अदरवाइज बाय और नॉट, यानी कि रिस्पॉन्स जो है वो फेवरेबल होगा, लग रहा है कि उनके एक्सप्रेशंस हैं, उनको लेने की इच्छा है, उनकी बातों से भी लग रहा है, तो यानी कि बाय करेगा या नहीं करेगा, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्लोज में आता है। समरी क्लोज में आपको पता ही है क्या होता है, नाम से भी क्लियर है, एक समरी निकल के आती है जिसमें एक क्लॉज के बारे में पता चलता है। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को ब्लॉक नंबर 3 पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब हम मिलेंगे ब्लॉक नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।